संस्कृत व्याकरण। आज ऑनलाइन के माध्यम से हम आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के विषय में पढ़ाएंगे। सबसे पहली बात कि संस्कृत व्याकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है। जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि संस्कृत व्याकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है। हम संस्कृत व्याकरण क्यों पढ़ें? क्या इसके नहीं पढ़ने से भी काम चल सकता है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना अध्ययन से हम किसी भी चीज को बारीक ढंग से किसी भी साहित्य के विषय में नहीं जान सकते हैं। जैसा कि इसका आंसर हमने लिखा है कि सभी साहित्य का अपना अपना व्याकरण होता है। जैसे इंग्लिश का अपना होता है, हिंदी साहित्य का अपना व्याकरण है, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत साहित्य का भी अपना व्याकरण है। और इसके बिना समुचित अध्ययन, हम कर रहे हैं, इसमें लिखे हैं समुचित अध्ययन का मतलब हुआ कि डीपली उसका अध्ययन हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हम संस्कृत साहित्य में जो लिखे गए ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, वेद हैं, वेदांत है, मीमांसा है, न्याय है, उसके विषय में सही सही जानकारी हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। अब दूसरा पॉइंट जो है वह है कि इसका व्याकरण का सही परिभाषा क्या है। संस्कृत व्याकरण का संस्कृत में क्या परिभाषा लिखा गया है, तो हम लिखे हैं यहाँ कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनेति इति व्याकरण। यह संस्कृत व्याकरण की सही परिभाषा है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें लिखे हैं कि व्याकरण के कितने मुख्य भाग होते हैं। वैसे तो इसके 5 मुख्य भाग होते हैं, लेकिन इसमें हम 3 ही भाग पर चर्चा करेंगे। पहला होता है वर्ण, और दूसरा है पद, और तीसरा है वाक्य। ये तीनों आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। एक दूसरे के सहयोग से ही दूसरे का निर्माण हुआ है। वर्ण से पद का हुआ है, पद से वाक्य का हुआ है। यहाँ लिखे हैं 4 नंबर पॉइंट में कि वर्णों के मेल से पद का निर्माण होता है। कोई भी पद जब उसको हम बनाते हैं तो बिना वर्ण की सहायता से हम पद का निर्माण नहीं कर सकते हैं, और भी सही उसका मिलावट होना चाहिए। सही ढंग से उसको एक जगह व्यवस्थित करेंगे तब वह पद बनेगा। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे कैसे भी लिख देंगे तो वह पद कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 5वां जो पॉइंट है उसमें हमने लिखा है कि पदों के मेल से वाक्यों का निर्माण होता है। यानी एक वाक्य का जब भी हम निर्माण करते हैं तो उसमें विभिन्न सारे पद मिले हुए होते हैं, और वो पद सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको किसी भी ढंग से लिख देंगे और वाक्य का निर्माण हो जाएगा। इससे ऐसे करेंगे तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर जो है उसमें है वर्ण किसको कहते हैं। तो जो भी क से लेकर के टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सभी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और इसकी परिभाषा है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। 7 नंबर पॉइंट है इसमें
कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न यह है कि वर्ण, पूरे वर्ण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो वर्ण को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब है कि स्वर वर्ण किसको कहते हैं, स्वर वर्ण किसको कहते हैं। तो जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। यानी उस वर्ण के उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसका उच्चारण खुद ब खुद होता है, उसमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे अ से लेकर के अंग तक, उसमें भी दो जो वर्ण है अंग और वह स्वर वर्ण के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि उसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। बोलिए। अभी बताए थे आप लोगों को कि स्वर किसे कहते हैं। बताए थे कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो उसे हम स्वर कहते हैं। यानी उसके उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की मदद नहीं लेनी पड़ती है, उसका हेल्प नहीं लेना पड़ता है। ठीक है। अब यह हमको देखना है कि स्वर होते कितने हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है। तो हमने लिखा है कि स्वर की संख्या 13 है। पहले बताए कि अ से लेकर के और आ में पूरा अंग और अह को छोड़ करके बाकी सब स्वर हैं। अंग और अह चूंकि दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाती है, उसका उच्चारण होता है, इसलिए उसको हम स्वर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अब है स्वर की संख्या 13 है और 13 में कौन कौन है वह देखिए। अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, री और ई, एक हर्ष और री, ली, ए, ओ, औ। इस सब को हम जब काउंट करेंगे, इनकी गिनती करेंगे तो ये 13 हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अब इसके भाग। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। अब तीनों की परिभाषा बताएंगे। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं। अब जितना हम 13 स्वर हैं उसी में अलग अलग ह्रस्व स्वर भी है, दीर्घ स्वर भी है और प्लुत स्वर भी है। तो ह्रस्व स्वर वह होता है जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी बहुत कम समय में उसका उच्चारण हम लोग कर लेते हैं। इसके उच्चारण में कम समय लगता है और इनकी संख्या 5 है। 5 में कौन कौन है, तो अ है, हर्षी है, हर्षु है, री है और ली है। ये 5 जो है उसको हम ह्रस्व स्वर के अंतर्गत करते हैं। 4 नंबर है दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर हम उसको कहेंगे जिस स्वर का उच्चारण ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे ज्यादा समय जब लगे तो उसको हम दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखते हैं। इनकी संख्या 8 है और वो है आ, दीर्घी, दीर्घू, री, ए, ओ, अ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इनकी संख्या 8 है और 8 दीर्घ स्वर की संख्या हो गई और 5 ह्रस्व स्वर की संख्या हो गई। दोनों मिलाकर के 13। 8 5 13 बच गया प्लुत स्वर। अब ये स्वर जो है इसका बहुत कम यूज होता है और इसका प्रयोग खास करके वेद आदि में किया जाता है और संबोधन की क्रिया जब होती है तो इसका उच्चारण हम लोग खास करके करते हैं और इसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ह्रस्व के उच्चारण में कम समय, उससे अधिक दीर्घ स्वर के उच्चारण में और दीर्घ स्वर के उच्चारण से भी बहुत ज्यादा समय प्लुत स्वर के उच्चारण में लगता है और इसका प्रयोग वेद आदि में और संबोधन की क्रिया में हम लोग खास तौर पर करते हैं। जैसे हे कृष्ण, यानी कृष्ण का संबोधन हम हे से कर रहे हैं। अब है व्यंजन वर्ण। बताए थे कि स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण हो चुका है, व्यंजन वर्ण के विषय में बताएंगे। व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, यानी वह वर्ण जो दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाती है या उसका उच्चारण होता है उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें क प्लस अ होता है, तब जाकर के क का निर्माण होता है। यानी ए व्यंजन है और ए स्वर है, यानी इसका जो उच्चारण हुआ वह इस स्वर की सहायता से हुआ, तब जाकर के क का निर्माण हुआ। अब है व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, तो 33 है। टोटल 33 इसकी संख्या है और व्यंजन भी अनेक प्रकार के होते हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को